प्यारे बच्चों, YouTube के निराला सर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ा और ख़ास करके उसमें मनुष्यों में पोषण की क्या क्रियाएं होती है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया गया। अब हमें देखना है कि वैसे प्राणियों में पाचन देखना है, पोषण देखना है जो कि घास भूसा खाने वाले जंतु हैं, प्राणी हैं। जो जंतु घास भूसा खाते हैं उसको हम लोग शाकाहारी कहते हैं। वे शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि जो है, हरिन है, खरगोश है, ये सब शाकाहारी जंतु होते हैं। तो इन जंतुओं में जो पाचन की प्रक्रिया होती है वह मनुष्यों से भिन्न होती है। इसमें पाचन की प्रक्रिया अलग से होती है। होता क्या है कि जो जानवर होता है, जो जंतु होते हैं, वे जल्दी जल्दी भोजन करते हैं और जल्दी जल्दी भोजन करने के क्रम में वो भोजन को निगल लेते हैं और अमाशय के एक भाग में जाकर के वह भोजन जो है वह जमा हो जाता है और फिर बाद में उसको पुनः थोड़ा थोड़ा करके मुंह में लाते हैं और उसको फिर चबाते हैं, चबा करके फिर अंदर करते हैं। तो ये जो थोड़ा थोड़ा करके मुंह में ला करके चबाया जो जाता है जंतुओं के द्वारा, इस क्रिया को हम लोग जो किया जाता है उसे जुगाली कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। यानी जंतु जब भोजन करके बैठ जाते हैं या फिर खड़े रहते हैं तो उस स्थिति में भी अपने मुंह में पेट से भोजन निकाल करके उसको चबाते हैं। इस चबाने की प्रक्रिया को जुगाली कहा जाता है और इसे अंग्रेजी में रूमिनेंट कहते हैं। और ये जुगाली करने की प्रक्रिया के कारण, रूमिनेंट होने के कारण, इस तरह के जंतुओं को रूमिनेंट कहते हैं। रूमिनेशन का कार्य करता है, इसीलिए इसको रूमिनेंट कहा जाता है। अब इन जो जंतु होते हैं, जो शाकाहारी जंतु जितने भी तरह के होते हैं, इन जंतुओं का आमाशय जो है, जो हमारा आमाशय है, जो एक थैली नुमा रहता है, लेकिन इसका जो होल आमाशय है वह 4 भाग में बटा हुआ रहता है। पहला भाग है जिसको कहते हैं रूमेन, यह प्रथम आमाशय है। सबसे पहले भोजन जो है इसी में जाता है। दूसरा है जालिका कहते हैं, जिसको रेटिकुलम कहा जाता है। और तीसरा है उसको तृतीय आमाशय या ओमासम कहते हैं। और चौथा जो है उसको अंतिम पेट का डब्बा कहिए या चौथा आमाशय कहिए, और इसको एवोमासम कहा जाता है। तो इस तरह से जो जंतु होते हैं, जो घास भूसा खाने वाले जंतु होते हैं, इन जंतुओं में जो आमाशय होता है वह 4 पार्ट में बटा हुआ होता है। अब देखिए कि ये जो जंतु, जिस तरह से हम लोग भोजन करते हैं, भोजन को मुंह में लेते हैं, भोजन को चबाते हैं और वह जो भोजन है ग्रसिका के द्वारा अंदर जाता है, इतनी प्रक्रिया सेम इन जंतुओं में भी रहता है। जैसे कि यहाँ मुंह हो गया, इस मुंह से भोजन को लिया और यह तो भोजन जल्दी जल्दी करता है, चबाता नहीं है, उसको लेकर के और भीतर एसोफेगस के द्वारा यह अंदर चला गया। अब यहाँ पर जाने के बाद में सबसे बड़ा और पहला जो भाग होता है, जो आपको गुलाबी रंग का दिख रहा है, यह पूरा भाग इस तरह से आपको दिख रहा है, इस तरह से यह भाग है रूमेन। इसको प्रथम आमाशय कहा जाता है, रूमेन को। और यह रूमेन में जमा होता है और इसी से निकाल करके रूमेन से ही यह मुंह में चबाता है और फिर वापस उसको लाता है ना। तो जब चबा करके भोजन को ये जो घास भूसा खाने वाले जीव जंतु हैं वह फिर से अंदर जब करते हैं, तब यह जो है जालिका में आनी रेटिकुलम में जाता है। आनी ये जो भाग है इसमें पहुंच जाता है, इस भाग में पहुंचता है, यह आपका रेटिकुलम हो गया। तो इस तरह से दूसरे पार्ट में पहुंचता है और इसके बाद में फिर से जब यहाँ से चलता है तो ओमासम में पहुंचता है। और यह ओमासम जो है, ये वाला भाग है जो ओमासम का भाग है, यह ओमासम है, इसमें पहुंचता है भोजन को। यह हो गया आमाशय का तीसरा पार्ट, तृतीय पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं ओमासम। और ओमासम में जाने के बाद में फिर भोजन वहाँ से चौथा आमाशय में या अंतिम जो पेट है, जो डब्बा है, जिसको एवोमासम कहते हैं, उसमें पहुंचता है। और यह जो ग्रीन रंग का आप देख रहे हैं, ग्रीन रंग वाला जो भाग देख रहे हैं आप इस तरह से, यह जो भाग है वह
एवोमासम है, यह ए भाग यहाँ पर एवोमासम लिखा गया है। इस तरह से आप देख रहे हैं। तो यहाँ से ए ओसोफेगस हो गया, यहाँ से ओसोफेगस हो गया। दूसरा भाग आपका इसमें से जाने के बाद में रूमेन हो गया यहाँ पर, और तीसरा भाग हो गया जो यहाँ से हो गया रेटिकुलम हो गया, रेटिकुलम हो गया यहाँ आपका। और रेटिकुलम के बाद में यह भोजन जाता है ओमासम में, यह ओमासम आपका हो गया। और ये चौथा हो गया आपका एवोमासम, इसमें आता है। तो इस तरह से आपका भोजन हो गया। चौथा अमाशय में चला। चौथा अमाशय में भोजन जाने के बाद में जिस तरह से मनुष्यों में भोजन अमाशय में जाने के बाद में आगे की ओर बढ़ता है, छोटी आंत में जाता है, उसी तरह से जानवरों में भी प्रक्रिया होती है। और इसमें भी लीवर और पेंक्रियाज पाए जाते हैं। जो आप देख रहे हैं कि यह यहाँ पर लीवर का यह भाग हो गया, ये हो गया लीवर, ये लीवर हो गया, देख रहा है, ये लीवर हो गया। ये लाल जैसा भाग है जो लीवर है। और ऊपर में जो ब्राउन कलर का दिख रहा है वह आपका पेंक्रियाज है। ये पेंक्रियाज है आपका, ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये पेंक्रियाज है। तो इस तरह से आपका लीवर से जो पित्रस निकलता है, पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस निकलता है, सेम उसी तरह से निकलता है। और यह जो है यहाँ पर से मिल करके और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भाग है आपको यह दिख रहा है, ए वाला जो भाग है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, इस भाग में यहाँ पर यह जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो घुमा हुआ भाग है ये है, इसमें जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं जो छोटी आंत होता है, जिसको कि क्षुद्रांत के रूप में हम लोग मनुष्यों के पाचन में पढ़ा है, वो हो गया। और लार्ज इंटेस्टाइन जो ये वाला हो गया, ब्लू रंग का हो गया, यह लार्ज इंटेस्टाइन है। इसको बृहदांत कहते हैं, यानी बड़ी आंत कहते हैं। एक मनुष्यों में और जानवरों में एक फर्क पाया जाता है कि क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच में एक भाग पाया जाता है, जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट यह कहलाता है सीकम। यह सीकम है, इसको हिंदी में कहते हैं अंधनाल। और इसमें भी भोजन का पाचन की प्रक्रिया होती है। तो हम इसको देखते हैं कि जिस भाग में भोजन जो जमा होता है सबसे पहले जंतुओं में, वह रूमेन या प्रथम अमाशय कहा जाता है। इसमें से भोजन का आंशिक रूप से पाचन होता है। और पाचन के बाद में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जो पौधे जो होते हैं उसमें सेलुलोज पाया जाता है, और घास भूसा में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि वह सीधा सीधा पौधा है, उसकी प्रचुरता है। तो ये जो सेलुलोज है वह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और जो रूमिनेंट जंतु हैं, यह जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, वह जो जैसे कि हिरन है, एक तरह का ये जानवर है जो आपको रूमेन में इसका जो पाचन जो होता है वो एक जीवाणु पाया जाता है, और वह जीवाणु खास करके सेलुलोज का पाचन करने का काम करता है। अब आप देखिए कि नीचे आप देख रहे हैं, ऊपर के तस्वीर में आपने देखा कि जो गाय है और बैल है, जिस तरह का जो जानवर है उसका तस्वीर बना हुआ है। और नीचे पे आप जानवर में देख रहे हैं कि एक घोड़ा का तस्वीर है, हॉर्स है। ऊपर में आपका कैटल था, मवेशी है ना, गाय भैंस बैल जो भी है। और नीचे वाला में आप देख रहे हैं कि हॉर्स है, सीधा लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक ऑफ हॉर्स, है ना। इसमें भी उसी तरह से है। इसमें फ़र्क थोड़ा सा ये आपको देखने को होगा। पहले शुरू से ही हम देख लेते हैं इसमें भी कि यह इसका माउथ है, और इसका यह ओसोफेगस है, ग्रेसिका है। ये वाला पार्ट जो है, जो ग्रेसिका का पार्ट इसका है, ये ग्रेसिका है, इसका ग्रेसिका हो गया इसका, इतना दूर पे जो पार्ट है जो। और यह जो स्टोमिक है आप देख रहे हैं, जो पहला वाला पार्ट जिसको रूमेन कहते हैं, वो इसमें है यहाँ पर। और उसके बाद में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, और इसमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट हो गया, और ये हो गया बिग इंटेस्टाइन का, यानी यह क्षुद्रांत हो गया और बृहदांत हो गया ये। और इसके बीच में सीकम है, ये सीकम है आपका, ये वाला पार्ट सीकम का आपका है, ये देख रहे हैं आप। इसमें जो सीकम है वह बड़ा पाया जाता है, और जानवरों की अपेक्षा इसमें सीकम है जो बड़ा पाया जाता है।
तो जानवरों के क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग अंधनाल या सिक्कम कहते हैं। और खास करके घोड़ा में और खरगोश में और इस तरह के और भी जानवर हैं, उन जानवरों में सेल्यूलोज का जो पाचन होता है वह अंधनाल में होता है। और अंधनाल में एक विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता है और यह जीवाणु जो है उस सेल्यूलोज का पाचन करता है। आप जान चुके हैं कि सेल्यूलोज क्या है। तो सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब आपके किताब में पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, पिछले चैप्टर में, और यहाँ भी वही बात है कि आपके किताब में दो पात्र हैं, एक पहेली है और दूसरा है जो बूझो है। एक लड़का है एक लड़की है, पहेली एक लड़की है, बूझो एक लड़का है। तो पहेली का एक प्रश्न है आपकी किताब में दिया हुआ, उस प्रश्न का भी हम आंसर जान लेते हैं कि पहेली जानना चाहती है कि वह जंतु भोजन करते समय इस जो भोजन है उसको भली भांति क्यों नहीं चबा पाता है ना। जंतु जब भोजन करते हैं तब भोजन करते समय भली भांति भोजन को क्यों नहीं चबा पाते हैं। तो जानवर में भोजन में सेलुलोज की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है और इसको पचाने में अधिक समय लगता है और अधिक चबाने की आवश्यकता होती है। इसलिए जानवर क्या करता है कि भोजन को जल्दी जल्दी अपना खा लेता है, निगल लेता है चबाने की बजाय, और जल्दी जल्दी निगल लेने के बाद में उसको पेट में रख लेता है और फिर बाद में उसको चबाने की प्रक्रिया को धीरे धीरे शुरू करता है। अगर वो चबाने लगेगा, पचाने लगेगा, तो भोजन करने में उसको ज़्यादा समय लग जाएगा, भोजन नहीं कर पाएगा। इसलिए जो जंतु है वो भोजन करते समय भली भांति नहीं चबाता है। अब दूसरा है कि बूझो जानना चाहता है कि मनुष्य की तरह जो है मवेशियों में सेलुलोज क्यों नहीं पच सकता है। मनुष्य जो है मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता है। यानी जिस तरह से जानवर जो है गाय है, भैंस है, बैल है, हरिन है, घोड़ा है, खरगोश है, ये सारे जानवर सेलुलोज को जिस तरह से पचा लेते हैं, मनुष्य भी पचा लेना चाहिए था सेलुलोज को, तो क्यों नहीं पचाता है। तो इस बात को आप समझिए कि अभी हमने बताया है कि जो जानवर होते हैं उसके छोटी आंत, क्षुद्रांत और बड़ी आंत, बृहदांत के बीच में एक और पार्ट होता है जिसको कहते हैं सिक्कम या अंधनाल। उस अंधनाल में विशेष प्रकार की बैक्टीरिया होती है जो सेलुलोज के पाचन करने में मवेशियों में सहायता करती है। लेकिन मनुष्यों में इस तरह का कोई अंधनाल या सिक्कम नहीं होता है और न कोई तरह का बैक्टीरिया होता है, इसलिए वो सेलुलोज को पाचन करने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। समझे। अब है कि अभी तक में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें जंतुओं में पाचन सिस्टम है, चाहे वो मनुष्य हो या मवेशी हो, घोड़ा हो और छोटा जंतु आपका खरगोश हो, इस सब में हमने पढ़ा है कि पाचन तंत्र पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसमें न मुंह है खाने के लिए और न पाचन तंत्र है भोजन को पचाने के लिए। इसके बावजूद क्या होता है कि वह जंतु भोजन करता है और भोजन को पचाता भी है। इस तरह का जो है भोजन करने की विधि जो है उसके बारे में हम अब आगे अध्ययन करेंगे। इसको जानते हैं कि वैसे जंतु जिसमें न मुंह है न पाचन तंत्र है वो किस तरह से भोजन करता है और किस तरह से भोजन को पचा भी लेता है। सारी प्रक्रिया उसी तरह से होती है जिस तरह से अन्य जीवों जंतुओं में होती है, लेकिन इसका तरीका कुछ अलग है। और इस तरह के जो जीव हैं उसमें प्रथम जीव का जो नाम आता है वह एक कोशिकीय जीव है और उसका नाम है अमीबा। तो हम देखते हैं कि अमीबा में पाचन की क्रिया कैसे होती है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यानी एक ही कोशिका में। हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ है, जबकि एक कोशिका में एक जीव होता है और वह जीव है जो अमीबा है। और यह जीव जो है प्रायः जलाशयों में पाया जाता है। इसका जो बाहरी आवरण होता है कोशिका का, जिसको कि प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली हम लोग कहते हैं,
तो यह भी कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ रहता है और इसके भीतर में द्रव भरा हुआ रहता है। उस द्रव को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। इसमें बुलबुले के समान कई रचनाएं होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि यह रसधानियां हैं। और इन पूरे के बीच में एक घना केंद्रक पाया जाता है। यानी अमीबा के बीच में घना केंद्रक पाया जाता है और उस केंद्रक, वह जो केंद्रक है वह कोशिका द्रव में रहता है और उस कोशिका द्रव में बहुत सारी रसधानियां भी होती है। अब एक और खास बात है कि अमीबा का कोई निश्चित आकृति नहीं है कि अमीबा इस तरह का होता है, तो इस तरह का कोई उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। अमीबा तुरंत अपना आकृति बदलते रहता है और इसकी आकृति में बदलाव जो होता है वह उसकी संरचनात्मक जो प्रकृति है उसके कारण होता है। यह एक से अधिक जैसा, अंगुली जैसा एक समय में निकाल सकता है और कभी गोल हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, किसी तरह की आकृति को बना लेता है। लेकिन जो अंगुली जैसी संरचना जो निकालता है अमीबा, इसको हम लोग कहते हैं पादाब, है ना, या इसको आप कह सकते हैं आप कृत्रिम पाँव, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्यूडोपोडिया, यानी नकली पाँव, स्यूडोपोडिया, फॉल्स पैर, कृत्रिम पाँव, है ना। इसका काम बड़ा ज़बरदस्त है। इसी के माध्यम से वह अमीबा चल भी लेता है और इसी के माध्यम से अमीबा भोजन को पकड़ भी लेता है और भोजन को पकड़ करके घेर लेता है, उसको फिर भीतर कर लेता है। अब भीतर जब आ जाता है तो वो अपने रसधानी में इसको समेट लेता है, उसके प्रपाचन की प्रक्रिया शुरू। आप देखिए नीचे एक चित्र है, इस चित्र को देखिए कि अमीबा का यह चित्र है। इस अमीबा के चित्र में आपको सारा चीज़ दिख रहा है कि सबसे पहला आप देखिए कि अमीबा का आकृति है, इसमें अंगुली जैसी कई संरचनाएं निकली हुई है। इस संरचना को हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। आपका स्यूडोपोडिया यहाँ लिखा हुआ है, ये स्यूडोपोडिया है। जो इसके अंगुली जैसी जितनी भी संरचनाएं निकली हुई सभी स्यूडोपोडिया है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है जो ब्लू संरचना है, यह ब्लू संरचना है जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है। यह घना होता है, पूरा गाढ़ा होता है इसमें। इसके अलावे जो है कि इसमें आप देख रहे हैं कि जो पूरा भाग भरा हुआ है वह जो है वह द्रव है। इसका कोशिका द्रव है, पूरे में भरा हुआ कोशिका द्रव है ना। और इसी के बीच में होती है रसधानियाँ होती है ना। और जो भोजन है आप देख रहे हैं इसमें कि बीच बीच में फूड पार्टिकल्स लिखा हुआ है, यह फूड पार्टिकल्स है। फूड पार्टिकल्स सबसे पहले आप बाहर में यहाँ पर देख रहे हैं, यह फूड पार्टिकल्स है और इस फूड पार्टिकल को ये दोनों तरह के स्यूडोपोडिया से यह पकड़ लेता है, इस तरह से पकड़ के भीतर कर लेता है। आगे की फिर संरचना हम देखते हैं, नीचे उतरते हैं। नीचे देखने के बाद में हमको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अमीबा जो है भोजन को पकड़ता है और करता है। अमीबा का जो आहार है, ये जो फूड पार्टिकल्स आप देख रहे हैं ऊपर में, उस फूड पार्टिकल को, है ना, यह भोजन जो बनाता है तो किस तरह से अमीबा उसको आहार बनाता है। तो अमीबा का आहार जितने सूक्ष्म जीव होते हैं उसको यह अपना आहार बनाता है और इसको भोजन का आभास जब होता है तो अपने पादाब से चारों तरफ से उसको घेरने का काम करता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यह इस तरह से घेरने का काम करता है, यहाँ पर इस तरह से और इस तरह से मिल जाता है। ये दोनों स्यूडोपोडिया से ही बीच में घेर लेता है इसको, तो अंदर घेर लेता है और खाद्य पदार्थ जो है इसके राजधानी में जाकर के फंस जाता है। और जब राजधानी में जब फंसता है तो राजधानी से एक प्रकार का रस स्रावित होता है और वह रस जो है उस खाद्य पदार्थ पर पड़ करके और उसको सरल पदार्थों में तोड़ देता है, बदल देता है और धीरे धीरे करके अमीबा जो है इसका अवशोषण कर लेता है और उससे उसको एनर्जी मिलता है। अब ये अवशोषित पदार्थों जो पदार्थ है उससे अमीबा अपने वृद्धि और रखरखाव का कार्य करता है। इसके अलावा जो कुछ जो अवशोषित हो गया उसके तो कुछ अवशिष्ट बचेंगे ही, तो यह जो अवशिष्ट पदार्थ है वह उस राजधानी में रह जाता है और फिर वहाँ पर से राजधानी का पार्ट खोल करके वह इसको बाहर निकाल देता है। इस तरह से जो है अमीबा अपना
भोजन करने का काम करता है। आप नीचे की इस तस्वीर में देखिए कि किस तरह से अमीबा का भोजन होता है, और अमीबा के भोजन करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस ही है। तो फैगोसाइटोसिस की क्रिया में आप देखिए शुरू से कि सबसे पहला जो है कि ये आपका अमीबा है, ये अमीबा है। मूल यहाँ से चलिए आप, और अमीबा के सामने आपको दिख रहा है यह सूक्ष्म जीव जिसको बैक्टीरियम कहा गया है। यह जो है इसका भोजन है, फूड पार्टिकल है। अब अमीबा जो है इस जैसे ही एहसास होता है कि यहाँ पर इसका भोजन है, तो अगला स्टेप आप देखिए कि इस तरह से अमीबा जो है यहाँ पर और यहाँ पर ये दो जो है अपना स्यूडोपोडिया जो निकाल लिया है, जो पादाब है इसको निकाल ले रहा है, और इसी से ये घेरना शुरू करता है। अगले स्टेप में आने पर देखिए इस तरह से यह और इस तरह से यह जो घेरना शुरू कर दिया है, यानी फूड पार्टिकल आप देख रहे होंगे कि पहला, दूसरा और तीसरा स्थान में इसके अंदर पहुंच रहा है ना, और चौथा भाग में आते आते यह फूड पार्टिकल जो है इसके अंदर आ गया है ना। और ये जिस भाग में यह फूड पार्टिकल्स है, यह देख रहे होंगे चारों तरफ से खाली स्थान है, इसको कहते हैं फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल है जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ। इसके बाद क्या होता है कि यह जो फूड पार्टिकल है वह अमीबा के रसधानी में चल जाता है, और रसधानी में रस का स्राव होता है, और उस रस से जो यह क्या बोलता है जीवाणु है, बैक्टीरियम है या कोई भी सूक्ष्म जीव है, वह उसमें पच जाता है। और पचने के बाद में क्या होता है कि उससे अमीबा अपना ऊर्जा ग्रहण करता है और अपनी वृद्धि, अपने रखरखाव को करता है। और उसके बाद में अगला स्टेप में आप देख रहे हैं कि यह प्रक्रिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अवशिष्ट पदार्थ है जो बच गया है ना, उसको अमीबा बाहर निकाल देने का काम फिर कर रहा है उसी तरह से। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भोजन की प्रक्रिया के बारे में हमने अमीबा में जाना। जिस जीव में न मुंह होता है और न उसमें पाचन तंत्र होता है, फिर भी वह किस तरह से भोजन को पकड़ता है, भोजन को करता है और फिर उसको पचा करके और अपना वृद्धि और रखरखाव का काम करता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि भोजन का पाचन का जो आधारभूत पराक्रम है वह एक तरह से सभी प्राणियों में समान है, जिसमें कि खाद्य पदार्थ जो है, जो जटिल खाद्य पदार्थ है उसको आप मानिए, वह सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। और जब भी कोई जटिल पदार्थ को तोड़ करके सरल पदार्थों में किया जाता है तो उस स्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है, और यह जो ऊर्जा है जीवों की वृद्धि, विकास और जनन के कार्यों में अपना मदद करता है, कार्य करता है, जो जरूरी होता है, आवश्यक होता है। इस तरह से हमने प्राणियों में पोषण की पूरी प्रक्रिया को यहाँ तक में अध्ययन कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, और अब हम अगले भाग में ये प्राणियों में पोषण का जो प्रश्न उत्तर है उसको हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।